हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, आज जो आपका चैप्टर 4 जलवायु हम लोग देख रहे थे, यानी क्लाइमेट जो हम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। और इसका 6-7 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आज इसका लास्ट है, ठीक है। आज इसको हम लास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जहाँ से देखना था उसको देखते हैं। और अभी तक आपने अगर इसके पूरे चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ये सारा कुछ हो गया था। देखिए, ऋतुओं की लय भी हम लोगों ने देख ली थी। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए, इधर में कहाँ देखना था हमें, तो पवना सारी आपकी हो चुकी थी। आज हमें देखना था और थोड़ा नीचे, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए, भारत की परंपरागत ऋतुएं देखनी थी, थोड़ी देख लीजिए। जानकारी होनी चाहिए आपको, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत की परंपरागत ऋतुएं, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। क्या किया कि 2-2 महीने की 6 ऋतुओं में बांट दिया, क्योंकि आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जब 2-2 महीने की ऋतु में बांटेगा तो कितनी ऋतुओं में बांट देगा, 6 ऋतुओं में बांट दिया। किन लोगों ने, भारत की परंपरागत ऋतुएं बांटी गई हैं। जैसे देखिए, उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। यानी जो आपके उत्तर भारत या मध्य भारत की अगर आप बात करते हैं, जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने जो इस ऋतु चक्र का अनुभव किया है, जो इससे ज्ञान प्राप्त किया है, उनके आधार पर इन लोगों ने क्या किया, 6 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आपका, जैसे हमने दक्षिण साइड देखा था, भारत का दक्षिण में, लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था क्या है, दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। कहाँ से खाएगी, क्योंकि जो है आपका दक्षिण में तो आपका सर्दी गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस चीज़ से प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। तो उत्तर भारत की ऋतुएं आपकी अलग रहती हैं और दक्षिण भारत की ऋतुएं अलग रहती हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तर भारत और मध्य भारत की ही बात करेंगे, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। थोड़ी क्या आपकी, जैसे अगर आप दक्षिण भारत उत्तर भारत की ऋतुओं को देखें तो बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। जैसे देखिए क्या होता है कि इधर पे लिखा हुआ है, ऋतुएं लिखी हुई हैं। देखिए इधर पे ऋतुएं कौन कौन सी लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ इधर पे। तो देखिए इधर पे कि ऋतुएं आपकी लिखी हुई हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार हम इसे क्या बोलते हैं, और जो अंग्रेजी कैलेंडर हम अपनाते हैं और जो नाम देते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए, बसंत ऋतु में कौन कौन से 2 महीने आते हैं, तो आपका आता है चैत और बैसाख। कौन से महीने आते हैं, चैत और बैसाख, ठीक है। और अंग्रेजी कैलेंडर में हम इसको मार्च और अप्रैल बोलते हैं, ठीक है। चैत आता है जब आपकी जो रबी की फसल काटी जाती है, तो आपकी मार्च के महीने में ही तो काटी जाती है, चैत वैसाख के महीनों में, ठीक है, मार्च अप्रैल के महीनों में। अब चैत वैसाख के बाद आपका आता है ज्येष्ठ और आषाढ़। क्या आता है, ज्येष्ठ और आषाढ़। इसको हम कहते हैं मई और जून। आषाढ़ बोला जाता है मानसून के आने के समय को, ठीक है। तो जून में आपका मानसून आता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, जब मानसून आने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आषाढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो मई जून इसको बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है श्रावण और भाद्र, इसको भादों भी बोलते हैं, भाद्र को, ठीक है। तो श्रावण और भाद्र आता है, तो इसको जुलाई अगस्त बोलते हैं, यानी अंग्रेजी कैलेंडर में अगर आप इसे देखेंगे तो जुलाई और अगस्त। इसके बाद आपका आता है आश्विन और कार्तिक, ठीक है। तो आश्विन और कार्तिक के जो महीने होते हैं वो सितंबर अक्टूबर, याद नहीं करने हैं, बस जानकारी के लिए पढ़ लेना। फिर आता है आपका मार्गशीर्ष और पूस का महीना, ठीक है। तो ये नवंबर दिसंबर का आता है। और माघ और फागुन का आता है, वो आपका आता है जनवरी फरवरी में, माघ और फागुन, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं वर्षा का वितरण। तो देख लीजिए वर्षा का वितरण, आपका वर्षा का वितरण यानी वर्षा की मात्रा कहाँ पे कैसी है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा अगर आप देखते हैं तो 125 है। कैसी है, एवरेज है, ठीक है। अगर एवरेज निकालें तो 125 सेंटीमीटर आपकी निकल आएगी। लेकिन इसमें क्षेत्र भिन्नता पाई जाती है। तो क्षेत्र भिन्नता तो हमने देखी ना, कहीं पे ज़्यादा होती है बरसात जो है आपकी, कहीं पे कम होती है। जैसे देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं, तो अधिक वर्षा वाले जो हैं आपके, एक तो पश्चिमी घाट है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर मानसून टकरा जाता है, ठीक है। और पहाड़ियों से जब उधर टकरा जाता है मानसून, तो वहीं पे बरसात करा देता है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका माना जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट दोनों माने जाते हैं। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र कौन से आपके, अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश और ये आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेघालय वाला क्षेत्र है।
ठीक है। इस साइड आप जाते हैं तो आपको मिलता है हिमालय का भाग पूर्वांचल, ठीक है, पूर्व में फैला, पूरब के साइड फैला हुआ है, तो हमने उसको नाम दे रखा है पूर्वांचल, लेकिन इसी को म्यांमार में अराकान योमा बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि हिमालय को जो म्यांमार वाले लोग हैं वो क्या नाम देते हैं, तो वो अराकान योमा नाम देते हैं। लिख लेना, नोट कर लेना इसको। आगे देखिए, तो क्या होता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से, एक तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की आपकी कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे मेघालय की पहाड़ियाँ। यहाँ वर्षा कैसी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा कैसी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब हम बात करेंगे खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं कहाँ है आपकी, तो वो भी तो आपके मेघालय में, तो वहाँ भी बरसात अच्छी होती है आपकी, ठीक है। इसके कुछ भागों में जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अब आप बात करेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मपुत्र घाटी आपका उत्तर पूर्व भाग में ही तो है, यानी पूरे जो है आपका असम में ही तो आपका क्या फैली हुई है, ब्रह्मपुत्र फैली हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में फैली हुई है तो वहीं पे तो आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी होगी, तो वहाँ पे क्या होती है बरसात, वहाँ पे भी आपकी अधिक बरसात होती है। उसको भी हम 200 सेंटीमीटर से कम, मतलब उसको मानते हैं कम होती है लेकिन ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है, यानी ज़्यादा वाला क्षेत्र कम नहीं होती है, 200 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है। अब हम बात करेंगे मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। अभी हमने बात करी, क्या बात की कि जहाँ जहाँ पे बरसात जो होती है अधिक होती है, तो वैसे क्षेत्र हमने देख लिए। अब हम देखेंगे मध्य वर्षा, यानी कहाँ कहाँ पे मीडियम वर्षा होती है, ना तो ज़्यादा ना ही कम। तो देखिए, एक तो आपका गुजरात के दक्षिण भाग की बात कर लीजिए, पूर्वी तमिलनाडु की बात कर लीजिए, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप की बात कर लीजिए, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप में होती है, ठीक है। झारखंड की बात कर लीजिए, झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उप हिमालय के साथ संलग्न, यानी हिमालय के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, कौन सा वाला, गंगा का उत्तरी भाग, ठीक है, गंगा का उत्तरी भाग। कच्छार घाटी और मणिपुर में वर्षा जो होती है आपकी 100 से 200 के बीच होती है। वहाँ पे आपकी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र थे वहाँ पे तो 200 से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या है 100 से 200 के बीच में। हम बात करेंगे न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है। तो पहली बात तो आपका क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कौन सा आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आपका दूसरा क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर, ठीक है, इतने क्षेत्र हैं आपके जहाँ पे न्यून वर्षा होती है, यानी बहुत कम बरसात होती है। कितनी होती है, तो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। अब देखिए, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, अभी तो हमने न्यून देखे, लेकिन यहाँ पे तो बरसात, अब मतलब मान लीजिए पानी जितनी की ज़रूरत है उतना ही पानी नहीं आता है, यानी बहुत कम बरसात होती है, बहुत कम, ना के बराबर। जैसे क्षेत्र देखेंगे हम कौन कौन से, तो प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेषकर आपके पूर्व में विशेष रूप से कौन सा है, एक तो आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है और महाराष्ट्र का कुछ भाग है, ठीक है, अंतर महाराष्ट्र का कुछ भाग हो जाएगा, लद्दाख का भाग हो जाएगा, और पश्चिमी लद्दाख पूरा हो जाएगा आपका, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में से कौन सा निकला है, अरावली पर्वत श्रेणी निकलती है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, और यहाँ से जो हवाएं आती हैं उससे टकरा के यहाँ पे बारिश करा देती हैं, और यहाँ से क्या है कि ये हो जाता है आपका क्षेत्र सूखा, ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र हैं आपके जहाँ पे अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी बहुत कम मात्रा में, जितनी बरसात की हमें ज़रूरत है उतनी होती ही नहीं है, तो हम इसको अपर्याप्त बरसात कहते हैं। आगे देखिए, हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। जो हिमपात होता है यानी जो बरसात होती है किसके रूप में, बर्फ़ के रूप में, वो कहाँ पे होती है, तो वो हिमालय के क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है और कहीं पर भी नहीं होती है। इस चीज़ को याद रखना। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए, तो इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसको हम, और वर्षा की परिवर्तिता, तो इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे कौन सा, भारत के जलवायु प्रदेश। चलिए इसके भारत के थोड़ा जलवायु प्रदेश देख लेंगे। और देखिए भारत की जलवायु कैसी है, मानसून प्रकार की है, हमने बिल्कुल पढ़ा है कि मानसून प्रकार की है। तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय भिन्नता प्रदर्शित होती हैं। क्या होता है कि जो मानसून, जो भारत की जलवायु मानसून यानी मानसून पर निर्भर करती है, और मौसम के तत्वों के मेल से क्या होता है, अनेक क्षेत्रीय भिन्नता प्रदर्शित होती हैं। यही भिन्नता हमें कहाँ दिखाई देती हैं, तो यही भिन्नता जलवायु के उप प्रकारों में हमें दिखाई दी जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसी आधार पर जलवायु जो है, जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। जैसे देखिए,
एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु की तो महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल हमने देखा था कि अगर हम देखेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है तो हमें तो टेम्परेचर देखना पड़ेगा और बरसात की मात्रा भी देखनी पड़ेगी, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना गया है। जलवायु को आप कैसे भी वर्गीकरण करते हैं, कैसे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन बरसात और टेम्परेचर का महत्व आपका माना गया है। देखिए, तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। आसान नहीं है कि आप जल्दी से बोल दें कि जलवायु के इतने भागों में वर्गीकरण कर दिए, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट तो है आपकी कौन सी, एक आपकी इधर पर पद्धति बताई गई कि कोपेन की पद्धति जो है, ठीक है, कोपेन वैज्ञानिक का नाम है और कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के मुख्य प्रकारों का वर्णन किया हुआ है। तो कोपेन की पद्धति को हम देख लेते हैं। तो कोपेन ने क्या बोला, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना, तो इसने तापमान को और वर्षण के मासिक मानों को माना। ठीक है, वही चीज़ है कि एक वर्षा और तापमान दो ही आधार माने जाते हैं। उन्होंने जलवायु को 5 प्रकार में बांटा, जिसके नाम देखिए कौन कौन से भाग में बांट दिया। फर्स्ट क्या बोला इनने, फर्स्ट बोला इनने कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आपको पता है कि अगर हम इंडिया बनाते हैं और इधर से इंडिया की क्या है, इधर से इंडिया से 23.5 गुजर जाती है, तो ये जो भाग है पूरा कैसा रहेगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु का रहेगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा साल औसत मासिक जो तापमान रहता है कितना रहता है, 18 सेल्सियस से अधिक रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ जाती हैं। तो अगर औसत निकालें हम तो देखिए औसत कितना हो जाता है, औसत 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब दूसरा इन्होंने क्या बांटा इधर पे, दूसरा क्या क्लासिफिकेशन किया कि जो शुष्क जलवायु यानी सूखी जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम है, यहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन बरसात कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है बरसात कम है, तो चीज़ें उधर पे गर्म ही रहेंगी ना, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो ठंडक का मौसम आएगा नहीं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो तापमान हाई है, अब तापमान आई है तो क्या होगा, चीज़ें वहाँ पे सूखेंगी, तो इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाते हैं। यानी मान लीजिए थोड़ी बहुत बरसात हो गई वहाँ पे, तो थोड़ा जो शुष्क है वहाँ की जलवायु वो थोड़ी कम शुष्क हो जाएगी, तो हम उसको अर्ध शुष्क कहते हैं। या तो शुष्क रहेगी या अर्ध शुष्क रहेगी, यानी या तो बिल्कुल सूखी रहेगी जलवायु या फिर थोड़ी बहुत सूखी रहेगी, तो या तो हम उसको शुष्क कहेंगे या अर्ध शुष्क कहेंगे। शुष्कता अधिक है तो यह क्या हो जाता है, आपका मरुस्थल हो जाता है, जैसे आपका थार का, ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी भाग। अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट पे, तो देखिए गर्म जलवायु। गर्म जलवायु किसे कहेंगे, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर क्या है, कि सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर आपका 18 सेल्सियस से लेके -3 सेल्सियस के बीच है, तो हम उसको गर्म जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्म जलवायु। अब देखिए हिम जलवायु नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हिमपात हो यानी जो है बर्फ की बरसात हो, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म महीने यहाँ उधर पर मतलब सबसे गर्म महीना देखा जाए तो 10। अब 10 में अगर उधर पे सबसे गर्म है तो वहाँ पे क्या है, हिमपात तो होगी ही आपकी। ठीक है, 10 से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, हिम जलवायु। अब 5वां पॉइंट इन्होंने क्या बोला कोपेन ने, कि बर्फीली जलवायु किसे कहेंगे, तो जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, यानी जो गर्म तापमान उधर पे देखा गया वो 10 से कम देखा गया हो, तो क्या माना जाएगा कि इधर की जलवायु कैसी है, बर्फीली है। तो कोपेन ने कुछ इस प्रकार से इसको क्या है कि क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि ऊपर। तो हम इसको नहीं पढ़ना है, हमें इसको किसी चीज़ को नहीं पढ़ना है, हमें इसको भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस चीज़ को, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। तो देखिए जो हमारा भारत है, ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है और जो खेती करते हैं किसान, वो कैसे हैं आपके, तो वो जो हमारी खेती है किस पर निर्भर करती है, तो मानसून पर ही निर्भर करती है। और मानसून से खेती होगी तो खेती जो है अर्थव्यवस्था में इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होता है। तो वही चीज़ बता रखा है कि मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन क्यों बताया गया है, क्योंकि मानसून से ही हम लोग खेती करते हैं। जैसे देखिए मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। जीवन चक्र क्यों घूमता है,
क्योंकि मानसून से ही हम लोग क्या है खेती करते हैं, और खेती करते हैं तो अनाज उपजाते हैं। अब अनाज नहीं उपजेगा, खाएंगे नहीं लोग बाग, तो जीवन चक्र तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जो जनता है भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है। यानी अगर आप देखते हैं 100% जनसंख्या को, तो 64-65% के आसपास जो जनसंख्या है खेती पर निर्भर है। किसकी? इंडिया की। अब जब इतनी जनसंख्या खेती पर निर्भर है और खेती मानसून पर निर्भर है, तो मानसून नहीं अगर आएगा तो 65% जो जनसंख्या है वो प्रभावित होगी इस चीज़ से, और प्रभावित होगी तो क्या होगा कि खेती पर निर्भर है। तो खेती यानी मतलब क्या है? खेती मतलब ये लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को उत्पाद करते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों को। तो जो बची है ना आपकी 65 के अगर बाद जो आपकी 35% बची हुई है, तो इस जनसंख्या को भी जो आपकी 35% बची हुई है, इसको भी भरण पोषण के लिए खाना पीना नहीं मिलेगा, तो इसका भी जीवन चक्र खत्म हो जाएगा। तो ये जो जनसंख्या है खेती पर निर्भर है, खेती मानसून पर निर्भर है। लेकिन ये जो आपकी 35% जनसंख्या है वो इस जनसंख्या पर निर्भर है कि ये लोग खेती करेंगे, हम लोगों को खाना देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ आपका पूरा जीवन चक्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो मुख्यतः कैसी है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उस पर आधारित है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है हमारा इंडिया। आगे देखिए, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी होती है। हिमालय प्रदेश को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि हिमालय प्रदेश में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और ऊंची पहाड़ियों से क्या होगा कि अगर हम ऊंचाई पर पहाड़ियों पर जाते हैं तो वैसे भी आपका टेम्परेचर नीचे की साइड गिर जाएगा। तो अगर आप क्या करें कि हिमालय से नीचे उतर के देखें, तो पूरा जो भारत है वहाँ पे क्या है कि वर्ष भर क्या होता है, गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। ठीक है, सर्दी रहेंगी और आपकी धूप अच्छे से ही निकलती है, तो हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं कि हाई लैटिट्यूड पे अगर आप जो देश है ना, हाई लैटिट्यूड पे जो देश है जहाँ पे सूरज की किरणें अच्छे से नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे खेती नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे खेती उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। आगे देखिए क्या है कि इंडिया में पूरा साल खेती हम कर सकते हैं, तो इसीलिए तो लोग बाग रबी की फसल लगाते हैं, जायद की फसल लगाते हैं, खरीफ की फसल लगाते हैं, करते रहते हैं खेती। पूरी साल खेती होती है हमारे यहाँ पर। देखिए, और देखिए मानसून जलवायु की थर्ड पॉइंट, मानसून जो है जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जलवायु है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हमने देखी, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जब अलग अलग क्षेत्र है तो वहाँ पे अलग अलग फसलें भी हम लोग उगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अलग अलग फसलें उगाते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है कि भारत की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। तो जो वर्षा की परिवर्तनीयता यानी वर्षा क्या है, वर्षा कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम होती है। तो कहीं पे अगर कम हो रही है तो वहाँ पे सूखा होगा। ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात होती है आपकी कि वर्षा का परिवर्तन है, यानी वर्षा की जो है कितनी मात्रा में कहाँ पे हो रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक ही समय पर कहीं पे सूखा और कहीं पे बाढ़ आती है। 5वां नंबर पॉइंट देखिए, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने। ठीक है, जो भारत है और भारत में अगर आप देखें कि वर्षा सही समय पर आ जाती है तो जो कृषि होती है, जो आपकी खेती होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो वही चीज़ बता रखा है कि भारत में कृषि की समृद्धि यानी कृषि का अच्छा होना वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। आ गई बरसात और सही समय पर पूरे देश में वितरित हो गई, फैल गई, तो इससे क्या होगी कि हमारी जो कृषि है बहुत अच्छी टॉप रैंक की हो जाती है। और अगर इसका समय मानसून का बिगड़ जाता है तो खेती पर भी प्रभाव पड़ जाता है। यदि वर्षा नहीं होती है तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। कहीं कहीं पे तो आपके जैसे सिंचाई के साधन है, नहरों के द्वारा सिंचाई करी जाती है, या फिर आप बोलें जो है नदियों के द्वारा सिंचाई करी जाती है, डैम बने हैं, ठीक है, सिंचाई हो रही है, तो वहाँ पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी किसी क्षेत्र में पूरा किसान जो होता है मानसून पर निर्भर करता है। ठीक, उसकी खेती पूरी मानसून पर निर्भर होती है, और जैसे मानसून अगर लेट होता है या नहीं आता है तो उसकी फसल भी लेट होगी। फसल लेट होगी तो फसल खराब होने की स्थिति में आने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसका अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। जैसे ही मानसून आपका अचानक प्रस्फोट यानी फूटता है, मानसून आता है मानसून,
तो जैसे ही तेज बारिश आती है तो मृदा का अपर्दन होता है, यानी मृदा का अपर्दन मीन्स होता है मृदा का कटाव। ठीक है, क्या होता है? मृदा का कटाव। अगर आपने भी देखा हो कि एक जगह पर अगर आप पानी डालते रहेंगे, डालते रहते हैं तो मृदा में क्या हो जाता है? उधर पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि नाली टाइप की अगर इस प्रकार से निकली हुई है तो क्या होगा कि इसके बगल बगल में जो इधर पे मृदा है वो कटने लगेगी। तो वो जो कटती है मृदा, उसको यानी मृदा का जो कटाव होता है उसको हम कहते हैं मृदा का अपर्दन। तो जैसे ही अचानक प्रस्फुट होता है, और प्रस्फुट होता है मानसून का, और जब मानसून का प्रस्फुट यानी मानसून जैसे ही फटता है, मानसून के फटने के कारण मतलब ज़्यादा तेज़ी से बरसात होना, और जब ज़्यादा तेज़ी से बरसात हो गई तो पानी भी तो आपका तेज़ी से बहेगा। ठीक है, जब पानी तेज़ी से बहेगा तो मृदा अपर्दन की समस्याएं बन जाती हैं। अब आगे देखिए क्या है कि और आपका पॉइंट 7 नंबर क्या दिया हुआ है कि उत्तर भारत जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती हैं। तो आपकी जो सर्दियों के टाइम पे होती है वो रबी की फसल होती है। तो इन्होंने बता रखा है कि उत्तर भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो जो उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो आपकी रबी की फसल शीतकालीन रबी फसल, ठीक है, याद रखना, शीतकालीन रबी फसल आपकी होती है। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है अगर हम इस प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा निकल जाती है, इधर से एक लाइन निकलती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। वो कर्क रेखा आपकी 23.5 से निकल जाती है, 23.5 अक्षांश है। तो ये नीचे वाला क्षेत्र तो आपका उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन जो ऊपर वाला इंडिया का क्षेत्र है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अगर हम भारत का उत्तर मैदान देखें तो वो आपका उत्तर भारत देखें अपन, तो क्या होगा कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय तो है। तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय में जो चक्रवात बनते हैं, वो जो चक्रवात बन रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में, तो वो जो है आपके शीतकालीन वर्षा लाते हैं। और जब वो शीतकालीन वर्षा लाते हैं तो जो रबी की फसल बोई हुई होती है खेत में, उसमें पानी लग जाता है आपका। ठीक है, उस बरसात से वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो कौन से? आपके शीत कटिबंधीय चक्रवात रबी फसल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए और एक पॉइंट दिया हुआ है 8 नंबर, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की भिन्नता से उजागर होती है। अब देखिए क्या होता है कि भारत की जो जलवायु है, हम देखेंगे एक तो क्षेत्रीय भिन्नता भोजन। ठीक है, क्षेत्रीय अगर आप देखें कि अगर आप देखते हैं कि अलग अलग राज्य में क्या होता है, भोजन का अपना अलग अलग होता है सिस्टम। जैसे अगर आप दक्षिण में देख लें तो दक्षिण में आपको इडली डोसा वगैरह चीज़ें खाने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खाने को मिलती हैं। लेकिन उत्तर भारत में तो ये सब नहीं होता है ना। उत्तर भारत में आपका दाल रोटी चावल इस प्रकार से खाना खाया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय भिन्नता आपको भोजन से आप देख सकेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता यानी क्षेत्र में अलग अलग भोजन से आपको समझ में आ जाएगा। वस्त्र पहनने से आपको समझ में आ जाएगा। वस्त्र अगर आप पहने देखेंगे उत्तर भारत में दक्षिण भारत के लोगों को, तो उस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी भारत की जो जलवायु है, यानी अगर आप वस्त्र देखते हैं, जैसे आप सर्दियों में वस्त्र देख लेंगे उत्तर भारत में, तो सर्दियों में जो उत्तर भारत में वस्त्र पहने जाते हैं ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, मोटे कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में वहाँ पर पतले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा सर्दी जो आपकी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, अगर आवासों की बात करें तो घर मकान भी आपके अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। पॉइंट आपने समझ लिया, इतनी काफ़ी है बात। अब देखिए इधर पे कि क्या है कि जी कोपेन ने जो चीज़ें आपकी वो करी थी, तो कोपेन के अनुसार देखिए इधर कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु प्रदेश दी हुई है, एक बार देख लेना, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे कोपेन की, तो इसको आपको याद नहीं करना है। चलिए इसको आगे देखिए, भूमंडलीय तापन इंग्लिश में आपने इसका नाम सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। इसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका नुकसानदायक होता है। देखिए क्या आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब परिवर्तन तो होता है, जैसे आपकी भी लाइफ है, तो कभी खुशी, कभी आपको दुख होगा। ठीक है, कभी खुश आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, कभी दुख हो जाता है। तो चीज़ें चलती रहती, ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है। तो वही चीज़ आपका क्या है कि प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार से आपका क्या रहेगा कि भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो जो है भूमंडल में यानी पूरे अगर दुनिया में आप देखें तो जलवायु में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय आधार पर देख लेंगे तब भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो देखिए आगे जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि आप कहेंगे नहीं सर्दियाँ जो हमारी नवंबर दिसंबर में पड़ती हैं तो वो अगली साल भी नवंबर दिसंबर में पड़ेंगी।
ठीक है। तो ऐसा तो होता है, लेकिन इसके जो परिवर्तन होते हैं बहुत धीमे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, और सालों का परिवर्तन, सालों में अगर आप देखते हैं कई साल लग जाते हैं, ठीक है, कई वर्ष लग जाते हैं, तब आपको इसके परिवर्तन समझ में आते हैं। तो देखिए परिवर्तन तो आपके परिवर्तन तो आज भी हो रहे हैं, बदलाव तो जलवायु में आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है, यानी हम इनको देख नहीं पा रहे हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग जो है बर्फ से ढके हुए थे। ठीक, क्या हुआ कि बर्फ से ढके हुए थे पृथ्वी के बड़े बड़े भाग, लेकिन क्या हुआ, भूमंडलीय तापन हुआ। देखिए भूमंडलीय यानी ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से होता है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। आगे देखिए, क्या आपने ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन के बारे में वाद विवाद सुना होगा, पढ़ा होगा समाचारों में, तो बिल्कुल देखा है। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी बहुत उत्तरदायी कारक हैं। जैसे देखिए इधर पे एक चीज आप लोग इधर पे देखना, क्या बता रखा है कि जो आपकी प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक कारक तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, यानी आपकी जो फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्रियों से तरह तरह के धुएं निकलते हैं, ठीक है। वो धुओं के निकलने के कारण क्या होता है, आपका CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। तो एक तो आपका औद्योगिकरण हो गया। दूसरा देखिए वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि, ठीक है। तो औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि यानी इन गैसों का बढ़ना, ठीक है। जैसे मानवीय क्रिया भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। जैसे अगर आप देखते हैं मानवीय क्रियाएं, जैसे आप डीजल पेट्रोल जलाते हैं, आप ईंधन जलाते हैं, उपले जलाते हैं, कोई भी चीज़ को अगर आप जलाते हैं तो CO2 का उत्पादन होता है। अब CO2 का उत्पादन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग में जा रहा है। अब CO2 का उत्पादन होने के कारण क्या होता है, CO2 का उत्पादन होने के कारण आपका जो है टेम्परेचर ऊपर की साइड जाता है, यानी टेम्परेचर आपका बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब, ग्लेशियर पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे, बिल्कुल पिघलेंगे। अब वो जो ग्लेशियर है वो पिघल के कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, नदी में आएगा, समुद्र में आएगा, समुद्र में जाएगा। अब वो ग्लेशियर जो पिघलेंगे और जो पानी का स्तर बढ़ता जाता है, उससे क्या होता है, जो हमारे तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वो डूबते जाते हैं हल्के हल्के, यानी जो स्थलमंडल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। पूरे ग्लेशियर पिघलने का मतलब है कोई भी स्थलमंडल बचेगा नहीं, हर जगह पानी पानी मिलेगा आपको। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहली बात तो आप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों आपके कैसे हैं, दोनों टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के हैं, पर्यावरण के हैं। तो जो पर्यावरण हम पढ़ेंगे तो हम इन दो टॉपिक को कंप्लीट उसमें अच्छे से डिटेल से करेंगे। इधर आपने नाम सुने ही होंगे तो थोड़ी बहुत समझ लीजिए। अब इधर पे क्या है कि विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है, किसके कारण, जो मानवीय क्रियाओं या औद्योगिकरण या कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं जिससे CO2 उत्पन्न होता है, या फिर अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो CO2 को क्या करता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद O2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो है इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन पेड़ पौधे हम लगा रहे नहीं है, काटेंगे, अब काटते जा रहे हैं तो वो CO2 जो है वायुमंडल में घूम रही है, और CO2 जब वायुमंडल में घूमेगी तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। आगे देखिए, मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न CO2 की वृद्धि जो है चिंता का मुख्य कारण है। तो जो मानवीय क्रिया, जो मानव क्रिया कर रहे हैं, जैसे आपका औद्योगिकरण है, डीजल पेट्रोल ईंधन का जलना है, तो इन सब चीज़ों से क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो ये कैसी आपकी चिंताजनक कारण है, ठीक है, मुख्य कारण है चिंताजनक CO2 का बढ़ना। जीवाश्म ईंधन के जलने, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने, जीवाश्म ईंधन आप जैसे अगर बोलें तो मैंने बताया आपको डीजल पेट्रोल, ठीक है, आपका जो लकड़ी होती है, ठीक है, पेड़ पौधों का जलना, और इसके अलावा कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं तो CO2 तो उत्पन्न, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होती ही है, ठीक है। और जो गांव में खाना बनता है लकड़ियों से, या फिर आप चूल्हे पे खाना बनाए तो उसमें जो आपके उपले जलाए जाते हैं, ठीक है, ईंधन जलाया जाता है, तो उससे भी CO2 का उत्पादन होता है। अब इसमें क्या होता है, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है, क्रमशः इन गैसों की मात्रा बढ़ ही रही है।
कुछ अन्य गैसें भी हैं, जैसे मैंने बताया इधर पे देख लीजिए मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, एक तो आपका ओजोन, ओजोन का क्या सूत्र आपका O3, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, इन्हें तथा एक कुछ गैसें आपकी कौन सी, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ठीक है, नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इधर पे देखिए ये सारी गैसें विद्यमान हैं आपकी वायुमंडल में। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस, इन जो गैसें बताई गई हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों को हम कहते हैं हरित गैसें। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसें। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगीय विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण कर लेती है। क्या करती हैं, जो तरंग आती है, जो सूर्य की किरणें आती हैं दीर्घ तरंग के रूप में, ठीक है, तो उनका क्या करती हैं, विकिरण इन जो गैसें आपकी क्या करती हैं, विकिरण कर लेती हैं इसको, किसको, सूरज की किरणों को। अब सूरज की किरणों को विकिरण कर लेगी और उसको वापस नहीं जाने देंगी, अच्छी तरह से अवशोषित करती हैं। अवशोषित कर लिया वायुमंडल में इसको, ठीक है, उसको वापस जाने नहीं देती हैं। अब वापस नहीं जाने देंगी तो पृथ्वी के वायुमंडल में या क्षोभमंडल में अगर आप बात करें तो क्षोभमंडल में क्या होगा, इन किरणों का क्या होगा, टेम्परेचर, इन किरणों की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और ये गैसें क्या करती हैं, उसी टेम्परेचर को पकड़ के रख लेती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए हरित गैस प्रभाव को बढ़ने से इनका अधिक योगदान है, यानी ये जो गैसें हैं इनका योगदान हरित गैस प्रभाव को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान रहा है। और जब ये गैसें उस पूरे टेम्परेचर को अपने आप में पकड़ लेती हैं, जाने वापस नहीं देती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपको खुद पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ठीक है, सूखे और बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है आपकी कहीं कहीं। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उस पर जो सूर्य की किरणों का टेम्परेचर आ रहा है उसको वापस नहीं जाने दे देंगी, जकड़ लेंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। यानी अगर आप 150 वर्षों के बीच देखें, यानी अगर आप 150 वर्षों की बात करते हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में क्या था कि जो 2100 की बात की है इन लोगों ने, 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। अभी तो हम 2020 में हैं, लेकिन उन्होंने बात की है कब की, 2100 की। ठीक है, 2100 यानी अगर आप आज से बोलें 2020 से तो 80 साल, यानी अगर आप 80 साल बाद देखते हैं तो पूरे भूमंडलीय तापमान में, पूरी दुनिया के टेम्परेचर में 2% की वृद्धि हो जाएगी। अब 2% की वृद्धि आपकी कम नहीं है, ग्लेशियर से पिघलने लगेंगे। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है, बर्फ पिघलेगी, बर्फ आएगी कहाँ पे, स्थलमंडल पर आएगी। अगर मान लीजिए कि जो आपका हिमालय है, हिमालय की हिमानियाँ पिघल रही हैं, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो नदियों बन के कहाँ आएगा, नदियों में पानी आएगा स्थल पे। ठीक है, और नदियों का पानी आपका जाता कहाँ है, समुद्र में। अब समुद्र में पानी जैसे बढ़ता जाएगा तो समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये जो तट क्षेत्र है, ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है, क्या करेगा, ये जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं आपके, जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है आपका, तो तटवर्तीय क्षेत्र कौन सा है आपका, ये वाला तटवर्तीय क्षेत्र है। और जैसे ही समुद्र के पानी का स्तर बढ़ेगा तो समुद्र का पानी का स्तर, ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है इसको हल्का हल्का डुबोएगा। ठीक है, इसको हल्का हल्का डुबो देगा। अब इसको हल्का हल्का जब डुबो देगा तो क्या बनेगा, इसको हल्का हल्का डुबो देने के कारण इधर पे तट बनेगा आपका, यानी ये क्षेत्र आपका कुछ स्थलमंडल डूब जाएगा। तो स्थिति इंडिया में नहीं बल्कि सारे कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में हमें स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, जो हिमानी है वो पिघलेंगी। ठीक है, और जो ग्लेशियर हैं वो, अगर आप ग्लेशियर नहीं, अगर आप बोलें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी पोल्स बोलें तो पोल्स भी पिघलने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, अब पोल्स पिघलेंगे तो फिर तो बचना मुश्किल है, यानी फिर क्या होगा, पूरा स्थलमंडल डूबने की कगार पर आ जाएगा और पूरी दुनिया में पानी पानी रह जाएगा। गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा हो जाना होता है। ठीक है, ऊंचा हो जाएगा। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक, ये जो हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है इसके अंत तक कितना डूब जाएगा, तो इन्होंने जो बताया 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा समुद्र तल। अब समुद्र तल ऊंचा होगा तो तटवर्तीय क्षेत्र डूबेंगे, और जब तटवर्तीय क्षेत्र डूबेंगे तो जो तटवर्तीय राज्य हैं वहाँ पे बाढ़ की
की स्थिति बनेगी। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब आगे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन से जो होगा मलेरिया जैसी कीट जन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी। इसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल सिक्त हो जाएगा, जल सिक्त यानी जल में डूब जाएगा, और कुछ भाग जो होगा आपका शुष्क हो जाएगा, यानी कहीं पे बाढ़, कहीं पे पानी और कहीं पे एकदम से सूखा, इस प्रकार की स्थितियां आपकी बनने में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो तटवर्तीय क्षेत्र है आपका, वहां पे तो आपकी बाढ़ की स्थितियां बनेंगी, तटवर्तीय क्षेत्र डूबेंगे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप देखें कि मरुस्थल है, वहां पे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहां पे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और ज़्यादा क्षेत्र जो और ज़्यादा सूख जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो वही एक ही समय पर एक जगह बाढ़, और एक ही समय पर एक जगह बाढ़, और उसी समय पर एक जगह सूखा, इस प्रकार की स्थिति बन जाएंगी। ठीक है, कृषि की प्रतिरूप बदल जाएंगे, कृषि के प्रतिरूप तो बिल्कुल बदल जाएंगे। मानसून चक्र गड़बड़ा जाएगा, जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन आएगा। पारितंत्र अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको पढ़ाया है काफ़ी बार, तो आप लोग देख लेना, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जीव जंतुओं से। ठीक है, पूरा सारा कुछ आपका जुड़ा हुआ होता है, तो वो आपका पारितंत्र भी गड़बड़ा जाएगा। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो पता है कि भारत के जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, हल्के हल्के वो डूब जाएंगे, नया तट बन के आ जाएगा। ठीक है, नया तट बनेगा, फिर और समय में आगे चल के नया तट डूब जाएगा। ठीक है, और आपका हल्का हल्का कटाव भी तो होता है, मिट्टी का हल्का हल्का कटाव भी तो होता है, जहाँ पे आपका पानी का किनारा हो, या फिर आप इधर पे तट में बोलें तो वहाँ पे तो हल्का हल्का किनारा जो है कटता जा रहा है, पानी का जो है मिट्टी का जो है अपरदन हो रहा है, तो क्या हो, तटवर्तीय क्षेत्र डूब जाएंगे। अब दूसरा नया तट बन जाएगा, नया तट बनेगा। ठीक है, तो वो जो तटवर्तीय क्षेत्र डूब गया है वो तो जलमग्न हो गया, वहाँ पे थोड़ी ना आप रह सकते हैं, तो धीरे धीरे करके स्थलमंडल आपका डूबने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब क्या होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके क्वेश्चन आपके कुछ नहीं है। अब इधर पे आप देख लेना जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि आपका टाइम इधर पे भी काफ़ी हो चुका है। अब चलिए, इसमें आपका आज हो गया ये चैप्टर आपका समाप्त। अब हम देखेंगे कल आपको देखिए कौन सा चैप्टर देखने को मिलेगा, तो आगे दिया हुआ था। और अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। अब हम देखेंगे जलवायु, हमने देख लिया है, समाप्त कर लिया है। बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, तब वीडियो को पूरे जो भी इसके पार्ट वीडियो हैं, पूरे इसके चैप्टर के वीडियो हैं, उसको एक बार और देख लेना, चीज़ें क्लियर रहेंगी। लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक और इंस्टा का, उधर पे आपको लिंक दिया हुआ है मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टा का, तो उधर पर मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी आपके डाउट है मैं उधर पे आपके क्लियर कर दूंगी। और कल हम देखेंगे वनस्पति यानी वेजिटेशन के बारे में देखेंगे, फिर मृदा, और आपका हो जाएगा इधर पे जो है पूरी बुक खत्म। सेकंड बुक पे हम लोग चलेंगे। अब मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, वनस्पति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।